उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव। और हमारे चुनावी कारवां का ये पहला पड़ाव है करहल विधानसभा। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे 2022 में, नेता प्रतिपक्ष थे। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसे सीट खाली हुई है क्योंकि वो कन्नौज से सांसद चुन लिए गए। तो जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव के गढ़ में है, नेताजी के गढ़ में है। नेताजी के बड़े भाई के पोते यानी रणवीर जी के बेटे तेज प्रताप सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो मैनपुरी में बाकायदा सांसद रह चुके हैं 2014 से 2019 तक। इनकी ख़ास बात यह है कि ये लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं, अखिलेश यादव इनके चाचा हैं, नेताजी इनके दादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये पारिवारिक सीट है और इस पारिवारिक सीट को लेकर क्या तेज प्रताप सिंह सोचते हैं और किस तरह से चुनाव की रणनीति इन्होंने बना रखी है। तेज प्रताप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चुनावी कारवां में। और ये हमारा पहला पड़ाव है यहाँ करहल विधानसभा। करहल विधानसभा आपकी पारिवारिक सीट है, आपके चाचा यहाँ विधायक रहे। उन्होंने जब वो सांसद हो गए कन्नौज से तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ये खाली हुई, अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हो। इससे पहले भी पार्लियामेंट्री जो है वो बाकायदा आपका एक इतिहास रहा है, मैनपुरी से आप सांसद रह चुके हो। तो ददियाल से पूर्व मुख्यमंत्री, चाचा पूर्व मुख्यमंत्री, दादा पूर्व मुख्यमंत्री, ससुराल से ससुर पूर्व मुख्यमंत्री, सासू माँ पूर्व मुख्यमंत्री। तो इस बीच में कहीं ना कहीं परिवार में कोई सांसद है, विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री, इस बीच में आप कैसा महसूस करते हो? देखिए, इतने अगर हम बात करें नेताजी की, तो जो अपने आप में शख्सियत उनकी थी और बहुत बड़ा व्यक्तित्व उनका रहा और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को उनसे मिलता रहा। और यही बात आदरणीय लालू जी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि देश को सामाजिक न्याय की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी नेताजी और लालू जी ने, वो बहुत बड़ी लड़ाई रही और बहुत संघर्षमय जीवन रहा। और जो समाज में लोग पिछड़े हुए थे या छूट गए थे, पीछे छूट गए थे, उन लोगों को मुख्यधारा में लाने का काम किया। तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगातार राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, समाज के बारे में। तो पूरा जो है लर्निंग लेसन मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों रूप से मिल रहा है, दोनों लोगों से मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने का, लोगों से मिलने का तजुर्बा बहुत प्राप्त होता है। तो पूरा जो है लर्निंग लेसन जो है चलता रहता है। यानी ददियाल से भी और ससुराल से भी? नहीं, दोनों पक्ष से। अच्छा, करहल विधानसभा में जाति समीकरण के एतबार से आप क्या सोचते हो, ये सीट का चुनाव कैसे होने जा रहा है? ये करहल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आज़ादी के बाद से शायद एक दो चुनाव छोड़ने के बाद जी हमेशा समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ से चुनाव जीतते रहे जी। चाहे भले ही सरकारें कांग्रेस की रही हों, बीजेपी की रही हों। नेताजी के जो राजनीतिक गुरु थे चौधरी नत्थू सिंह जी, वो विधायक रहे कई बार। उसके बाद नेताजी के सहपाठी रहे आदरणीय स्वर्गीय बाबूराम यादव जी, वो 5 बार लगातार विधायक रहे। उसके बाद सोबरन सिंह जी रहे 4 बार लगातार। तो समाजवादी पार्टी की और समाजवादी विचारधारा की ये बहुत पुरानी सीट रही और बहुत विषम परिस्थितियां रहीं। उसके बावजूद भी कभी यहाँ के लोगों ने समाजवाद या समाजवादी पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ा और बहुत यहाँ मजबूत लोग हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो जाति बिरादरी से ऊपर उठकर नेताजी के बहुत घरेलू संबंध कई पीढ़ियों के हम लोगों के हैं, चूँकि वो यहाँ उन्होंने पढ़ाई की करहल में, उसके बाद बतौर शिक्षक कई साल उन्होंने पढ़ाया भी यहाँ पर। तो बहुत ही घरेलू पारिवारिक रिश्ता हम लोगों का रहा यहाँ के लोगों से। और जो तमाम जातियाँ बिरादरी के लोग जो हैं वो लोग भी जो है समाजवादी पार्टी को लगातार वोट देते रहे, क्योंकि पार्टी ने जो काम यहाँ पर किया, आप जाके देखेंगे सड़कों का काम है, तमाम सारी चीज़ें योजनाओं लाने का काम था, वो जो है हमेशा करहल में रहा। और इस वजह से भी समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ हमेशा से रहा। तो ख़ास तौर पे ये एक परिवार की सीट थी, परिवार के हिस्से ही में आने वाली है? ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी के हिस्से में, मैंने कहा समाजवादी पार्टी के हिस्से में ये सीट रहेगी। और यहाँ के लोगों का जो जुड़ाव था नेताजी के साथ में और बहुत गहरा नाता है, बहुत अटूट बंधन है। और उसी का नतीजा ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से मजबूत रही इस सीट पर। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, अब आप विधायक बनने की तरफ जा रहे हैं, चुनाव है, वो तो परिणाम घोषित करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इन दोनों पार्लियामेंट्री बॉडी में आप क्या अंतर देखते हो?
लोकसभा चूँकि बड़ा क्षेत्र है, पाँच विधानसभाएं कवर करता है और उतना सघन तरीके से हम लोग प्रचार नहीं कर पाते क्योंकि बड़े क्षेत्रफल होने के कारण। और जहाँ तक विधानसभा की बात है तो यहाँ और करीब से देखने को चीज़ों को मिलती है और बहुत सघन रूप से बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके हम लोगों ने काम किया और तमाम सारी जो समस्याएं होती हैं छोटी छोटी वो भी संज्ञान में आती हैं। तो दोनों का अपना अलग महत्व है, जहाँ एक राज्य के लिए है, एक स्टेट देश के लिए पार्लियामेंट का चुनाव है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर सांसद रहने के बाद में यहाँ भी काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिलेगा और उम्मीद है। तो पॉलिटिकल टिप्स चाचा से ली जा रही है? चाची तो सांसद भी हैं बेनपुरी से। जी। तो मुझे लग रहा है चाची चुनाव लड़ा रही हैं आपको। नहीं, दोनों लोगों से, पूरे परिवार के सभी जो बड़े लोग हैं परिवार के, सबसे ही समय समय पे क्षेत्र के बारे में और चुनाव के बारे में बात होती रहती है। कहीं कोई कमी होती है तो उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। तो सभी लोग जहाँ जहाँ जरूरत समझते हैं लगातार सलाह हम लोग देते रहते हैं। चाची आई क्षेत्र में? अभी 2 कार्यक्रम हुए तो कल से जो है लगातार 4-5 दिन के कार्यक्रम हैं और उनके आने से बड़ा प्रभाव भी मुझे उम्मीद है पड़ेगा इस क्षेत्र में। अच्छा, ये बताइए, एक थोड़ा सा टिपिकल सवाल है मगर हमारा काम है पूछना, तो हम पूछेंगे आपसे। आप ही के परिवार के दामाद अनुजेश यादव जी जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से, धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं, अचानक क्या बात हो गई कि दामाद रूठ गया ससुराल से? अब देखिए क्या बात हो गई, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि हम लोगों ने तो पूरा सम्मान रखा और पार्टी से चुनाव भी लड़े कई बार जी, और लेकिन पिछले कुछ सालों से वो अलग थे हम लोगों से और भाजपा उन्होंने ज्वाइन की थी। अब कारण क्या रहा क्या नहीं रहा ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। हम लोगों की तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं रही और लगातार आपने बराबर सम्मान दिया? लगातार सम्मान रहा और राजनीतिक रूप से भी पार्टी ने लगा टिकट भी उनको दिया और चुनाव भी लड़े लगातार। तो कहीं ना कोई बात ऐसी रही होगी उनके मन में या उनको लग रहा हो ज़्यादा लाभ मिल जाएगा भाजपा में जाने से। बहरहाल वो जो भी बात रही हो, लेकिन यहाँ इस सीट पे समाजवादी पार्टी के आगे किसी भी प्रत्याशी या पार्टी की दाल जो नहीं गलेगी। अच्छा, ये बताइए कि वो दामाद भी हैं आपके घर के, तो ससुराल वालों ने मनाने की कोशिश की दामाद को? देखिए बहुत आगे वो बढ़ गए। अच्छा। और जैसा कि मैंने कहा कई साल से भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर रखी है, तो ज़्यादा कोई बात तो उनसे नहीं हुई है, उन्होंने फैसला कर लिया लड़ने का, तो फिर उसके बाद अच्छा, आपके चाचा धर्मेंद्र यादव जी जो हैं उन्होंने अभी मीडिया में एक बयान भी दे दिया कि ज़्यादा वो हमारे रिश्ते का बखान ना करें पब्लिक में अपने बहनोई के लिए, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है पार्टी, जिस पार्टी को नेताजी ने और तमाम लोगों ने इतनी मेहनत से उस समय बनाया जब कांग्रेस का एक प्रभुत्व हुआ करता था देश में और प्रदेश में, और बहुत संघर्षों के बाद ये पार्टी बनी और उसके बाद कई बार नेताजी सरकार भी बनाई और तमाम सारे लोगों को मुख्य धारा की राजनीति में लेके आए, जो विचारधारा उनकी रही, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लगातार लड़ते रहे। तो पार्टी एक बड़ी चीज़ है, रिश्तेदारी या व्यवहार या नातेदारी जो है वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। हम लोगों का मकसद सबसे ऊपर रखेंगे आप? पार्टी सबसे ऊपर है, पार्टी में जो है उनका पूरा सम्मान है और जो लोग पार्टी में नहीं है उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो अब एक बात और भी बताइए कि अब नेताजी तो है नहीं इस दुनिया में, तो नेताजी के साथ आपका बचपना भी गुजरा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कोई ऐसी बात जो नेताजी की बार बार आपको याद आती हो? ये नेताजी का जो व्यक्तित्व था उस, और मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत होंगे जब आप बात करेंगे उनके जो लोग उनसे जिस भी व्यक्ति से वो मिलते थे उस पर अमिट छाप जो है छोड़ते थे और जिससे एक बार मिल लेते थे उसका नाम हमेशा उनको याद रहता था, कितनी भीड़ में वो व्यक्ति खड़ा में महफूज रहता था। हाँ, वो नाम लेके बुलाते थे और हमेशा इसके कितने भी बड़े पद पे रहे लेकिन जो गांव है, किसान है, उनकी चिंता जो है उनको हमेशा रहती थी और इस बात की चिंता रहती थी कि कच्चे घर तो नहीं है गाँव में, या बेटियाँ स्कूल जा रही हैं नहीं जा रही हैं, खेती का क्या स्थिति है, फसल अच्छी हो रही है नहीं हो रही। तो ये बहुत जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं गांव की उनके बारे में हमेशा वो चिंतित रहे और हम लोगों को सीखने को मिला, चाहे व्यक्ति किसी भी स्तर पर हो, लेकिन जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं या जो समस्याएं हैं वो हमेशा उनके जहन में रहती थी, हमेशा चिंतित इस बात को लेकर रहते थे। ये चीज़ अभी हम लोग ने भी देखी सैफई में, कोई कच्चा मकान ही नहीं दिखा, सब पक्के दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने क्षेत्र को भी उसी तरह से अपनाया था। ठीक, उन्होंने हमेशा लोगों को साथ लेके चलने का उनका विजन था
और चूँकि वो खुद गांव में पैदा हुए, उन्हें जानकारी थी कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के सामने क्या कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं। तो जब वो मुख्य धारा की राजनीति में आए और जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो विकास की जो शुरुआत थी वो गाँव से की। अच्छा। और आप गांव देखेंगे आसपास में भी जाके, तो बहुत डेवलपमेंट उन्होंने उस समय किया, चाहे गांव की सड़कें हों, गलियां हों, मकान हो लोगों के। तो कोशिश ये की कि स्कूल हर जगह हो, हॉस्पिटल हो, CSC हो हर जगह। तो ये सारी जो बेसिक जो फैसिलिटी होनी चाहिए एक गांव में या कस्बे में, वो सारी सुविधाएं जो हैं देने का प्रयास किया। एक सवाल ये है बहुत इम्पोर्टेंट, जो मेरे जहन में था, अभी मैं रास्ते में जब सफ़र कर रहा था तो मेरे जहन में आई बात। मैनपुरी, नेताजी वहाँ सांसद रहे, बहुत इम्पोर्टेंट सीट थी और बहुत बार नेताजी ने रिप्रेजेंट किया मैनपुरी को। और फिर करहल, आपके चाचा अखिलेश यादव वहाँ के विधायक थे। तो ऐसी क्या बात है कि दादा ने जब विड्रॉ किया तो पोते को मैनपुरी में मौका दिया, चाचा ने विड्रॉ किया विधायकी से तो आप ही को मौका मिला। परिवार में कुछ खास है क्या आप? नहीं, देखिए, तो सौभाग्य की बात है कि उन्होंने जो है इस चीज़ को चुना, और जहाँ उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी है तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि उनकी सीट को महफूज रखना, और जिस उम्मीद के साथ में उन्होंने सीट सौंपी है तो वहाँ के लोगों के बीच में रहकर वो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना, और मतलब बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और मुझे सौभाग्य है कि उन्होंने इस सीट के लिए चुना, और मेरी कोशिश भी रहेगी, जिस तरह मैनपुरी में मैं लगातार सांसद रहने के बाद भी, जब नेताजी सांसद थे तब भी लगातार हम लोग काम करते रहे हैं मैनपुरी में, और कोशिश हमेशा यही रही कि कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी पार्टी या पार्टी के लोगों को ना आए। और वही कोशिश मेरी इस बार भी रहेगी कि सभी लोगों को संतुष्ट करना और सभी को साथ लेकर चलना। एक अहम सवाल ये है कि एक लंबा अरसा केंद्र सरकार का गुजर रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और वहाँ पे भी आपका गठबंधन नहीं आ पा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लंबा अरसा योगी आदित्यनाथ की सरकार का गुजर रहा है, 2012 से 17 तक आप सत्ता में थे, अब आप बाहर हो। तो इतना लंबा अरसा गुजर रहा है, क्यों नहीं पब्लिक वापसी कराती समाजवादी पार्टी की? देखिए, कमी महसूस हो रही है वापसी तो देखिए लोकसभा चुनाव में कराई, अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी आप थे इसमें, कांग्रेस पार्टी होके आई। और लोकसभा में जहां बीजेपी दावा कर रही थी कि 80 में 80 सीटें जीतने का, और एक तरह से समाजवादी पार्टी को राइट ऑफ किया हुआ था लोकसभा इलेक्शंस में जी। तो जो PDA का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, और सभी लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया टिकट्स में भी, तो लोगों का विश्वास जो है पुनः जागा समाजवादी पार्टी पर, और 37 सीटें आई। हम लोग लड़े भी कम सीटों पे थे, और उसके बाद अभी अब जब 9 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है इसमें बड़ी बहुमत में समाजवादी पार्टी सीटें जीत 2024 से जो जुड़ाव है वो बरकरार रहेगा। 27 तक अब लोगों ने मन बना लिया। आप देखेंगे कि बहुत लोगों को उम्मीद और विश्वास थी, जो उनके नारे हुआ करते थे या अच्छे दिनों के और तमाम नारे, अब उसको रिपीट क्या करना, तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अलग करेंगे। तो एक सरकार चलेगी, दूसरी सरकार चलेगी, तीसरी में आके आप देखिए कि जो 400 पार की सरकार थी वो जैसे तैसे उन्होंने बहुमत का आंकड़ा छुआ, और यही हाल उत्तर प्रदेश में है। 2 बार जीते लेकिन कहीं कोई बदलाव नहीं। जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई जो है, जो पहले चुनिंदा लोगों पे हो रही थी, आज वो बुलडोज़र जो है आम आदमी के घर पे पहुंच गया। लोगों को डर इस बात का है कि जो सरकार संविधान के माध्यम चलनी चाहिए थी, वो आज जो है बिल्कुल हिटलर शाही में सरकार चल रही है। लोग नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, बिजली गांव में नहीं पहुंच रही है, तमाम सारी दिक्कतें हैं। तो कहीं ना कहीं अब जनता बदलाव के मूड में है, और उपचुनाव में जो संदेश जाएगा वो क्लियर कर देगा कि 2027 में सरकार जो है समाजवादी पार्टी की बनेगी। जयराम पांडे हैं आपके संत कबीर नगर से नेता हैं समाजवादी के, और सपा कार्यालय के बाहर उन्होंने एक पोस्टर लगाया कि 27 का सत्ताधीश, और अखिलेश यादव यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं उनकी फ़ोटो थी जी। तो अब इस पोस्टर पे लगने के बाद बड़ा हंगामा हो गया, बीजेपी ने बड़ा हंगामा किया, ये कहाँ हो सकता है, योगी की फिर सरकार आएगी। तो जाहिर सी बात, आप तो ये कह रहे हो 2027 में आप पुनः आ जाओगे, 2012 के बाद आपकी जो सत्ता वापस आएगी। आपके सब नेता कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इस बात का जिक्र किया करते हैं मीडिया के सामने, आम जनमानस में। अगर कहीं कोई दिक्कत हो गई और आपकी सत्ता नहीं आई तो क्या मनोबल नहीं टूटेगा? देखिए, मनोबल, राजनीति देखिए लंबा गैप हो जाएगा ना इस नाते। चुनाव है, 5 साल बाद चुनाव होता है, और हर बार पार्टी की ये कोशिश रहती है
कि सत्ता में आए, क्योंकि सत्ता में आने के बाद ही पार्टी का जो विजन है, जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र होते हैं वो हम लोग लागू कर सकते हैं। और लेकिन इस बार जो जिस तरह का माहौल है और तमाम सारे ऐसे लोग जो पार्टी के साथ थे या अलग हो गए थे पिछले कुछ सालों में, उनकी बड़ी भारी संख्या में वापसी हुई है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि लोगों का विश्वास जो है वो समाजवादी पार्टी पर है कि कम से कम ये जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और नारा तो भाजपा ने दिया था सबका साथ सबका विकास का, लेकिन सबका साथ अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। तो ये कंफर्म है तेज प्रताप की तरफ से कि 27 का सत्ताधीश जो है वो अखिलेश यादव होंगे? बिल्कुल कंफर्म है। आप देखिएगा अभी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कर रहे हैं अपने चैनल पे आपकी बात। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बहुमत में सीटें जीतेगी और 27 चुनाव जो होगा तो समाजवादी पार्टी के आपके चाचा मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में, ये कंफर्म है? कंफर्म आप नोट कर लीजिए। अच्छा, आप फिर हम पुनः आपका इंटरव्यू लेंगे? बिल्कुल 2027 के चुनाव के बाद पुनः आपका इंटरव्यू लेंगे हम। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, सबसे अहम सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आजकल एक पॉलिटिकल वार चल रहा है पोस्टर का। एक सुबह रात में आपके समाजवादी के कार्यकर्ता या नेता लगा देते हैं, अब हम लोग फिर दौड़ के उसको कवर करते हैं। अब एक आज नया पोस्टर वार चल रहा है समाजवादी कार्यालय के बाहर, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। वहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं ये छलावा है, दिखावा है, बहकावा है। उधर मायावती दूसरे एंगल पे गुफ्तगू कर रही हैं। तो ये जो पोस्टर वार है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की खिसियाहट है ये। बीजेपी को पता चल गया है कि चीज़ें जो हाथ से निकलती जा रही निकल चुकी हैं काफ़ी हद तक। और लोकसभा चुनाव आप जानते हैं, जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं जी, तो थोड़ा सा जनता का जो माइंडसेट होता है वो देश के प्रधानमंत्री के लिए होता है जो सत्ता बनने जा रही है। तो रीजनल पार्टीज़ को कई बार जो है नुकसान इसमें होता है कि जो है नेशनल पार्टी को लोग वोट करना चाहते हैं। ऐसे में जहाँ 80 सीट जीतने का जहाँ इनका विजन था, वहाँ ये जो है 33 सीटों पे आ गए जी। तो इनको पता चल गया है कि सब चीज़ें जो हाथ से निकलती जा रही हैं और कोई भी ऐसा डैमेज कंट्रोल प्लान इनके पास नहीं, काम उन्होंने किया नहीं और केवल जो है शासन प्रशासन के दम पर ये वोट लेना चाहते हैं। अभी उपचुनाव में आप देखिए तमाम सारी जगह पे कहीं रेड कार्ड, कहीं ग्रीन कार्ड और तमाम जो है लोगों को जिला बदल किया जा रहा है। तो ये इनका डर है और इनको पता चल गया है कि लोग अगर निष्पक्ष अगर चुनाव होगा तो ये चुनाव जीत नहीं सकते। तो 27 में आप देखिए कितनी भी कोशिश कर लेंगे, जनता जब मन बना लेती है तो बड़ी से बड़ी सरकार भी फिर जनता ने गिराने का काम किया। पीडीए का फार्मूला आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया और पीडीए का फार्मूला खूब चला, खासतौर पर रिजर्वेशन का फार्मूला बहुत चला, जिसमें दलित के आरक्षण को लेकर ये कहा गया कि 4 सीटें अगर आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। तो उस पर बीजेपी ने कहा कि बाकायदा झूठा प्रोपेगेंडा था, ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं। भाजपा के नेता मंचों से इस बात को कह रहे हैं। झूठा प्रोपेगेंडा जब होता है, जब मनगढ़ंत बात होती है, वो तो रिकॉर्डेड बात है। तमाम उनके नेताओं ने मंचों से इस बात को कहा और वो तो आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस मिल जाएंगे उस चीज़ के कि आरक्षण खत्म कर देंगे या संविधान को बदलना है। आप ये समझते हो कि आरक्षण और संविधान में तब्दीली आ जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण इनका एजेंडा जो है, जो इनकी नीयत है वो यही है। अभी कितना क्या कर पाते हैं अलग बात है, लेकिन जो नीयत है वो खुल के सामने आ गई इस बात से। और जो इनकी छिपी हुई जो भावना थी वो कहीं ना कहीं निकल के आई है। तो ये लोग जो हैं हमेशा जो उनका एजेंडा था उसको लागू करने का इन्होंने प्रयास किया और जनता को भी लगा कि अगर ये सीटें ज़्यादा आएंगी तो हो सकता है छेड़खानी निश्चित करेंगे। तो जनता ने वोट के माध्यम से जवाब भी उनको दिया। पीडीए स्टैंड करेगा उपचुनाव में भी, 2027 में भी? उपचुनाव में स्टैंड करेगा। उपचुनाव से आप समझ जाएंगे कि 27 तक ये स्टैंड करेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो उनका एक कनाडा से जो विदेश के मामलों से लेके वो जो एक रिश्ते हैं इंडिया के टूट रहे हैं, कनाडा कभी कटाक्ष करता है इंडिया पे, कर बाकायदा एम्बेसडर को तलब कर लिया गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस रिश्तों पे आपकी प्रतिक्रिया है? ये फॉरेन पॉलिसी है और मेरा तो ये हमारी एक बड़ा और आप फेलियर समझते हो फॉरेन पॉलिसी? बड़ा मुद्दा है और बहुत डिटेल्ड इसमें डिस्कशन होना चाहिए। और फॉरेन पॉलिसी के मामले में कहीं ना कहीं सरकार फेल है। जो आपके कनाडा तो बहुत दूर की बात है, जो आपके पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो आज संबंध आपके हैं वो 10 साल पहले कैसे तो आज की स्थिति में पहुंच गए। मालदीव जैसा छोटा सा देश वो भी जो है आंख दिखा रहा है आपको। बांग्लादेश भी समय समय पर आपको आंख दिखा रहा है। तो ये जो चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, तो चाइना तो दूर की बात है, जो छोटे छोटे देश आपके पड़ोसी थे वो भी समय समय पे आपको जो है परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है बहुत बड़ा। और चाइना ने जो इतनी ज़मीन आपकी कब्जा लिया, आज तक सरकार ने इस बात को नहीं माना
और चूँकि हम लोग गांव के और आसपास के बहुत तमाम सारे लोग सेना में हैं जी। और जो लोग वहाँ तैनात हैं लद्दाख या चाइना बॉर्डर पे, वो लोग इस बात को बताते हैं कि जो जहाँ पहले पेट्रोलिंग करते थे उससे कई किलोमीटर पीछे जो है उनको पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि वो सारा हिस्सा जो है चाइना ने ले लिया। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं झूठा इल्ज़ाम है विपक्ष का, हमारी ज़मीन हमारे पास है। वो तो जो है आप गूगल सैटेलाइट इमेजेस आती रहती हैं कहाँ चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है और अरुणाचल में कहाँ तक पहुँच गया। तो ये तो झूठे लोग तो बीजेपी है। बीजेपी तो किसी बात को, झूठी बात को सच साबित कर देती है और सच बात को भी जो है कि इनका जो मोटो है कि एक बात को जो है बार बार कहिए, कई लोगों से कहलवाइए तो सच साबित हो जाती है। तो वो इनका एजेंडा है और वो तो आप किसी भी सेना के अधिकारी से आप बात करेंगे तो आपको बता देंगे। अच्छा, एक अहम सवाल है, बहुत से आपके विधायक जैसे अभी सिसामऊ में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और आपके आजम खान साहब इतने बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, बहुत से ऐसे नेता हैं, फिर आपके बेग साहब भदोई के विधायक, उनकी वो नौकरानी वाला प्रकरण, तो ये तमाम जो समाजवादी विधायक हैं उनको कहीं जेल में डालना, उनके छापेमारी, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, जिस तरह की घटिया राजनीति भाजपा कर रही है वैसे कभी इतने सालों में कभी नहीं हुई। पार्टियां आप ये समझते हो कि कहीं ना कहीं ये अटैकिंग है, ये कहीं ना कहीं इस तरह से आपको दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहले भी सरकारें रहीं तमाम और संघर्ष भी रहे पार्टियों में, लेकिन कोई भी सरकार इस स्तर तक नहीं गिरी कि किसी राजनीतिक व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा कर ज़बरदस्ती जेल में डाला जाए। वो काम जो है भाजपा कर रही है और कई सारे नेताओं के साथ किया गया और केवल जो है मनोबल तोड़ने के लिए और हमारी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोई फ़र्क इससे पार्टी पर नहीं पड़ने वाला। और चुनाव के दौरान जो है पार्टी और जनता जो सब देख रही है कौन सही कौन गलत। तमाम सारे हिस्ट्री शीटर, बड़े क्रिमिनल जिनके ऊपर 50,000-100 मुकदमे हैं, वो भाजपा नेताओं के साथ मंच शेयर कर रहे हैं और पुलिस कह रही है कि हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो ये तो आजकल सोशल मीडिया हर चीज़ आपको अवेलेबल है, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं। तो सरकार का झूठ जो है वो चलने वाला नहीं, जनता सब जान रही है। एक तबका है समाज का जो ये कहता हुआ नज़र आता है कि समाजवादी की सरकार जब आती है तो बहुत कार्यकर्ता एग्रेशन में आ जाता है, क्षेत्र में थोड़ी चीज़ें तब्दीली हो जाती है, नेतागिरी ज़्यादा होने लगती है। तो अब की बार 2027 में क्या दूसरे की रुख की सरकार होगी अगर आपकी आई तो? ऐसा कुछ लोगों का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ जो है बदलाव लेके आए और पहले लोग कहते थे कि चंद जातियों की पार्टी है, आज कोई आरोप नहीं लगा सकता कि चंद जातियों की पार्टी है। तमाम सारे बैकवर्ड के और एससी के नेता बड़े पदों पर पार्टी में हैं और ये जो बदनाम करते थे पार्टी को कि सरकार के समय गुंडागर्दी करते हैं, आज अगर आप देखें तो भाजपा के जो गुंडे हैं ज़मीन कब्जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मुकदमे तक नहीं लिखे जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हर ज़िले में आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे और वो केवल मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया। लेकिन असली बात यह है कि इस समय जितनी गुंडागर्दी चल रही है सरकार के लोगों की, वो पहले कभी नहीं थी। आप ये बताइए कि इनकाउंटर तमाम हुए, सुल्तानपुर की घटना हुई और दीगर इलाकों में इनकाउंटर होते चले जा रहे हैं, कंटिन्यू इनकाउंटर हो रहे हैं, जिस पे ह्यूमन राइट्स ने भी जवाब तलब किया है उत्तर प्रदेश सरकार से। और समाजवादी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो विधानसभा विधायक हो चाहे लोकसभा में, वो बार बार आवाज़ उठाते हैं कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। तो ये फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर, सरकार तो इनकाउंटर कहती है, आप कहते हो फेक इनकाउंटर, वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करने के लिए करते हैं, अपराधियों को जेल भेज रहे हैं या तो उनको सज़ा दे रहे हैं। भाई आप अगर जुल्म और सितम करोगे समाज में तो आपको सज़ा इसी मिलेगी, योगी आदित्यनाथ का ये कहना है। तो आप इस पर फेक इनकाउंटर के क्यों इल्ज़ाम लगाते हो? देखिए, सबके एक ही जगह पर गोली लग रही है, पैर में एक ही जगह गोली लग रही है। और जो है अभी तमाम ऐसे केस भी आए जहाँ किसी व्यक्ति को उसके घर से ले गए, पुलिस बुला के ले गई उसको और बाद में दिखा दिया कि हमने इसको पकड़ा था और ये भाग रहा था, इनकाउंटर कर दिया। तमाम सारे ऐसे केस आए। जो अभी सुल्तानपुर वाला जो केस है, उसके बाद जो एक और व्यक्ति की उन्होंने हत्या कर दी, उसको इनकाउंटर कर उन्होंने रूप दिया। तो ये सारे जो इनकाउंटर हैं ये ज़्यादातर इसमें जो फेक है और सरकार अपनी साख बनाने के लिए और डर पैदा करने के लिए इस तरह के काम कर रही है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इसको सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने इसको पूरा सिस्टम बना लिया इनकाउंटर करने का। तो जब जांच इनकी होगी निष्पक्ष रूप से, आपकी सरकार आएगी, आप जांच कराओगे तमाम इनकाउंटर? बिल्कुल बिल्कुल जांच होगी। ये कंफर्म है? कंफर्म। दोषियों को सजा मिलेगी? बिल्कुल। कि वही अधिकारी आपके यहाँ भी लॉलीपॉप खाएंगे? अब देखिए, तो 27 में सरकार बनेगी तो अपने आप ये चीज़ें निकल गया। अभी से अगर आप लोगों ने मन बना लिया है, अब वो देखिए जब मुख्यमंत्री बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
तो एक गुट जो है ख़ास तौर पे आपके परिवार पे अटैक करता है भारतीय जनता पार्टी का कि पारिवारिक पार्टी है, कहीं ना कहीं अपने भतीजे को, अपने चाचा को, अपने भाई को ही टिकट देते हैं, आम कार्यकर्ता को नहीं देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, 403 जी। और अगर मुझे आप काउंट करेंगे तो 2 सीटों पर परिवार के लोग हैं और 401 सीटों पर बाकी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भाजपा पे क्योंकि मुद्दा कोई बचा नहीं और घुमा फिरा के परिवारवादी पार्टी बोलते हैं। अब भाजपा के नेताओं की अगर मैं लिस्ट अभी निकालना शुरू करूं तो कोई ऐसा नेता बड़ा नहीं होगा जिसके परिवार से बेटा बेटी भतीजा कोई ना कोई राजनीति में ना हो। और तमाम कम से कम 50 क्या सैकड़ों लोग ऐसे होंगे इनकी पार्टी में जिनके घर के लोग जो है सांसद विधायक या बड़े पदों पर हैं। तो इसलिए ये आरोप जो है निराधार है और चूंकि इन पर मुद्दा कोई ऐसा नहीं, सरकार इनकी फेल हो चुकी है, तो केवल अपनी साख बचाने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए सब बातें करते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं। और महिला सुरक्षा को लेकर तेज प्रताप सिंह यादव क्या सोचते हैं? महिला सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? नहीं। देखिए गृह मंत्री जी कहते हैं कि वो रात को 2 बजे गहना पहन के निकलेंगे, ऐसा कुछ बयान उन्होंने दिया जी। और मैं और जिलों की तो आप बात छोड़िए, लखनऊ की मैं देखता हूँ आए दिन जो है खबर आती है कहीं चेन स्नैचिंग हो गई या रात में कोई घटना हो गई। महिलाएं जो हैं 8-9 बजे भी घटनाएं लखनऊ में हो रही। तो जब प्रदेश की राजधानी जब सुरक्षित नहीं, जो कि बहुत अर्बन एरिया है, वहाँ जब इस तरह की समस्या है तो आप देहात में या ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की स्थिति आप जब रिकॉर्ड उठा के देखेंगे आप NCRB का डेटा जो है महिला सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश जो है सबसे बदहाल स्थिति में इस समय है जी। अच्छा ये बताइए कि इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन कहती है आपकी इस गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी आपके साथ थी 2024 के चुनाव में, कांग्रेस पार्टी इस वक्त कहती है कि हम भी गठबंधन में, आप भी कहते, तो ये कौन सा गठबंधन है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट आप नहीं दी? कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हमें गाजियाबाद की सीट दे रहे थे, वहाँ तो हम हार जाते, 30-35 साल से हमारे हिस्से में वो सीट नहीं है और अखिलेश यादव ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए, मगर बहरहाल हम मुखालिफत नहीं करते, हम साथ में। तो ये कौन सा साथ है, कौन सी दूरी है, समझ में नहीं आता कौन सा गठबंधन? देखिए यही तो गठबंधन है ना, जब सीट ना होने के बावजूद वो पूरी तरह से हमारे साथ में है और उनके संगठन के लोग भी हर सीट पर प्रचार कर रहे हैं, लगे हुए हैं। प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस? आज ही मीटिंग सुबह अभी मैं करके आऊँ मीटिंग कांग्रेस के साथ में, वो सभी जगह साथ में है। और बीजेपी चूँकि डरी हुई है जब से गठबंधन बना है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह की अफवाहें उड़ाने में उनका सहयोग रहता है कि गठबंधन में कोई दरार है या कमी है या कुछ बात है। लेकिन ये गठबंधन भाजपा को हराने के लिए बना, तो भाजपा को हरा के ही जो है दम लेगा। हरियाणा में आपने सीट मांगी थी, कांग्रेस ने नहीं दी, क्या उसका बदला लिया क्या आपने? ना ऐसा कोई बदले की कोई भावना नहीं। और सीट हमने समर्थन किया हरियाणा में कांग्रेस का और ऐसा कोई बदले की बात नहीं, बहुत मजबूत गठबंधन है और आगे लंबे समय तक चले। सैफई से ये थे तेज प्रताप सिंह यादव जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 की लोकसभा में चुनाव लड़ा कन्नौज से और जीते, जिसकी वजह से करहल विधानसभा खाली हुई और वहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है 13 नवंबर को और वहाँ से इन्होंने पर्चा दाखिल किया और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 13 नवंबर के बाद ये पता चलेगा कि करहल में क्या मार्जिन होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। जाहिर सी बात है हमारे बेबाक सवालों के जवाब तेज प्रताप सिंह यादव ने ज़रूर दिए हैं। अब हमारे ये चुनावी कारवां आगे भी चलेगा, दूसरी विधानसभा भी हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना, देखते रहिए JK News 24/7।